अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्दिश उस्मान देखने वालों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुर्दिश उस्मान सीजन 3 के एपिसोड 185 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू आने वाली एपिसोड जल्दी हमारे इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। इस एपिसोड के शुरू में एक जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ आग तैमूर और कौनूर अपने कुछ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके काफिले में एक गदा गाड़ी भी मौजूद होती है और वहीं एक जगह मुस्तफ़ा भी गात लगाकर बैठा हुआ होता है और गुस्से से कह रहा होता है, तुर्गत, तुम उस्ताद अहमद की मौत का हिसाब दोगे, तुम तड़प तड़प के मरोगे। इतने में एक सिपाही आकर खबर देता है कि तुर्गत का काफिला किले जाने के लिए रवाना हो चुका है और अब वो हमारे करीब पहुंचने वाले हैं। तो मुस्तफ़ा कहता है, आने दो, वो खुद चलकर अपनी मौत की तरफ आ रहा है। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ आइजक भागकर रोमानोस के पास आता है और कहता है, तुर्गत को किले ले जाने के लिए काफिला निकल पड़ा है। मुस्तफ़ा और उसके सिपाही रास्ते में घात लगाकर बैठे हैं। ये सुनकर रोमानोस कह के लगाकर हंसने लगता है और कहता है, जब उस्मान साहब अपने हाथ मुस्तफ़ा के खून से आलूदा कर लेंगे तो फिर अली बे को कोई नहीं रोक सकता। फिर ना उस्मान बचेगा और ना ही काई कबीला। और दूसरी तरफ मंगोल जो उस्मान को इस सरजमीन से मिटा देंगे, उनके सब तीरों का निशाना उस्मान की तरफ है। इतने में आग तैमूर और कौनूर का काफिला आगे बढ़ रहा था, तो कुछ सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं और रास्ता रोक लेते हैं। तो कौनूर पूछता है, कौन हो तुम लोग और रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो इतने में मुस्तफ़ा अपनी तलवार निकालकर सामने आ जाता है और कहता है, ये मेरे लिए काम करते हैं। फिर वो घोड़ा गाड़ी के करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अहमद की कातिल तुर्गत, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो गदा गाड़ी पर लेटे आदमी के मुंह से कपड़ा उठाकर देखता है तो वो कोई और सिपाही होता है। ये देखकर वो जान जाता है और कहता है, सिपाहियों, ये जाल है, हमला कर दो। मुस्तफ़ा के सिपाही उन पर तलवारों से हमला कर देते हैं, जबकि उस्मान के सिपाही उनका खून बहाए बगैर उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सबको काबू कर लेते हैं। इतने में एक तरफ से तुर्गत साहब निकलकर सामने आ जाते हैं और दूसरी तरफ से उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाते हैं। ये देखकर मुस्तफ़ा हैरान रह जाता है और अचानक उस्मान भाई के करीब आने पर उन पर हमला कर देता है। उस्मान भाई उसका हमला नाकाम करके उसे 2 थप्पड़ मार देते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो फिर खड़ा हो जाता है और एक दफा फिर उस्मान साहब पर हमला कर देता है। तो उस्मान साहब उसको काबू करके पकड़ लेते हैं। तो उस्मान साहब उसका बाजू पकड़कर कहते हैं, गीदड़ों की चालें भेड़ियों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अब तुम मेरे हाथ में आ गए हो। तो मुस्तफ़ा कहता है, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे बाबा से डरते हो। दूसरी तरफ जेरकुताई मंगोलों के निशान देखने में मसरूफ होता है। फिर एक जगह निशाना देखने के बाद जेरकुताई कहता है, ये निशाना सोगत की तरफ जा रहे हैं। फिर कुछ सोचने के बाद उसे याद आता है कि खवातीन सामान लेने के लिए सोगत की तरफ जा रही थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और तेजी से सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कह रहा था, मैं चुबान कबीले का वली अहद हूँ उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अभी छोटे हो लड़के, लेकिन ये सच है, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हारे साथ खेल खेला है और मेरे लिए जानना जरूरी है कि वो किसके साथ मिलकर काम कर रहा था। यह सुनकर मुस्तफ़ा कहता है, मेरे साथ किसी ने खेल नहीं खेला और तुम अपने मुंह से मेरे उस्ताद का नाम मत निकालो और मैं उनके खून का बदला जरूर लूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं अल्लाह के सामने जवाब दे। दूसरी तरफ काई कबीले के खवातीन को दिखाया जाता है जो सोगत जा रही थी। इतने में मंगोल खवातीन के काफिले पर हमला कर देते हैं। एक तीर सलवी के सीने में आकर लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। फिर मंगोल सिपाही तलवार लेकर आगे आ जाते हैं। तो मंगोल कमांडर कहता है, इन सबको मार दो। तो खवातीन भी आगे से जवाबी हमला कर देती हैं और बहुत सारे मंगोल सिपाहियों को मार देती हैं। मलहून को तुम सलवी को लेकर वहां से जाने लगती हैं। तो मंगोल कमांडर कहता है, इन औरतों का पीछे जाओ। दूसरी तरफ उस्मान ने मुस्तफ़ा को काबू किया हुआ था। तो मुस्तफ़ा कह रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये बात वाज़ेह है कि तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें धोखा दिया है। वो तुर्गत पर जुर्म डालकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर मुस्तफ़ा कहता है, ये सब झूठ है, तुम्हारा गरूर और तुम्हारा तकब्बर है। तुम तुर्कों के सरदार बनना चाहते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम कुछ नहीं जानते बेटा, जाहिर है कि तुम्हें धोखा दिया गया है। दूसरी तरफ मलहून की तुम सलवी को वहां से भगा कर ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो इतने में मंगोल सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और एक तीर सलवी की टांग में लग जाता है, जिनसे वो नीचे गिर जाती है। इतने में कुछ मंगोल सिपाही उनके करीब आ जाते हैं। तो मलहून को तुम कहती है, खवातीन, आज या तो हम सब शहीद हो जाएंगी या फिर सब जिंदा रहेंगी। तो ये कहकर वो मंगोलों से लड़ने लगती हैं। तो लड़ाई के दौरान सलवी और ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन मलहून और दूसरे साथी सब मंगोल सिपाहियों को मार देती हैं और सलवी के पास आ जाती हैं और सहारा देकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगती हैं। इतने में एक तरफ से 4 मंगोल सिपाही और निकलकर सामने आते हैं। तो मलहून खातून अकेली उनसे लड़ने लगती हैं। सलवी की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी और मलहून खातून खतरे में लग रही। इतने में बाला खातून और आईगुल वहां पहुंच जाती हैं। फिर वो सब मिलकर मंगोलों को मारने लगती हैं और कुछ ही देर में मंगोल मारे जाते हैं। फिर वो सब सलवी के पास आ जाती हैं। इतने में जेरकुताई और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। तो आईगुल कहती है, हमारे कुछ लोग जख्मी हैं, तुम जाकर उन्हें देखो। ये सुनकर जेरकुताई और उसके साथी काफिले की तरफ भाग निकलते हैं। सलवी को उनकी तबीयत और खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बारकन छुपकर उस्मान साहब को देख रहा होता है
और उनकी बातें सुन रहा होता है। उस्मान साहब मुस्तफा से पूछ रहे होते हैं, बताओ तुम्हारा उस्ताद किसके साथ मिलकर काम कर रहा था और क्या वो हमारे कबीले में किसी को जानता था? तो मुस्तफा कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा उस्ताद गुद्दार नहीं था। इतने में बारकन तीर कमान उठाकर कहता है, मरो, और मुस्तफा का निशाना लगाने लगता है। तो आग तैमूर खंजर निकाल लेता है। मुस्तफा उस्मान बे पर हमला करने की कोशिश करता है तो आग तैमूर उसे जख्मी करके नीचे गिरा देता है। ये देखकर बारकन मुस्कुरा देता है, जबकि मुस्तफा गिर के बेहोश हो जाता है। तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहता है, इसे उठाकर एनागोल ले जाओ। दूसरी तरफ खवातीन सल्वी को लेकर कबीले पहुंच जाती हैं। सल्वी की तबीयत काफी खराब हो चुकी होती है। फिर उसे घोड़ा गाड़ी से उठाकर शफा खाने की तरफ ले जाया जाता है। बाला खातून एक सिपाही से कहती है, जल्दी बारकन साहब को इत्तला भेजो, वो कबीले आ जाए। दूसरी तरफ रोमानुस कुछ सिपाहियों के साथ कमांडर जैबे के पास पहुंचता है और कहता है, तुमने सच कहा था, उस्मान साहब मुश्किल में हैं। तो जैबे कहता है, असल खेल तो अब शुरू हो रहा है। तो रोमानुस कहता है, इस खेल के जरिए हम अली बे को उस्मान के खिलाफ भड़काएंगे। वो चरवाहा उस तमाम खून का हिसाब देगा जो उसने बहाया था। मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उस्मान को मेरे बारे में मालूमात कहाँ से मिलती है। पहले मुझे ये मसला हल करना होगा। दूसरी तरफ मुस्तफा को किले में पहुंचा दिया जाता है। तो तुर्गत तुरहान से कहता है, जल्दी तबीब को बुलवाओ। तो मुस्तफा कहता है, तुम मेरे उस्ताद के कातिल हो। तो तुर्गत साहब कहते हैं, इतना कुछ होने के बाद तुम क्या सोच रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो, इसे समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है? तो मुस्तफा कहता है, तुम एक कातिल हो। तो तुर्क साहब कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो। उसकी जानिब झुक जाते हैं और कहते हैं, तुर्क सरदार अपने बच्चों के महदूद सोच की वजह से तबाह हो चुके हैं, मगर तुम ये जान लो, मैं तुम्हारी वजह से अली भाई को तबाह नहीं होने दूंगा। इतने में वहाँ तबीब आ जाता है और मुस्तफा के जख्म का इलाज करने लगता है। फिर तुर्क साहब कहते हैं, तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा मुस्तफा। दूसरी तरफ काई कबीले में मलहून खातून सल्वी की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती हैं और आयशा खातून से उनकी तबीयत दरियाफ्त करती हैं। तो आयशा कहती हैं, अच्छी खबर नहीं है मलहून, उसका जख्म गहरा है। इतने में उस्मान साहब वहाँ आ जाते हैं। आयशा खातून फिर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। उस्मान साहब उसकी खैरियत पूछते हैं तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सल्वी की तबीयत ठीक नहीं है उस्मान, वो मौत से लड़ रही है। सल्वी मेरी बहन और चचा की अमानत है, मेरा दिल डर रहा है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम परेशान ना हो, इत्मीनान रखो। इतने में उनके बच्चे अंदर आ जाते हैं और मलहून फातिमा को गले लगा लेती हैं और मिलकर दोनों उनकी हौसला अफजाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ सल्फी शफा खाने में बेहोशी की हालत में होती है और बाला खातून उसके पास उसका ख्याल रख रही होती है। इतने में सल्फी को होश आने लगता है और वो बाला से पानी मांगती है। तो बाला उसे पानी पिलाने लगती है। तो सल्फी कहती है, बाला मेरा वक्त खत्म हो गया है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही कुल्लूश उस्मान की नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।